मैं आपका हिमांशु एक बार फिर से आपके साथ एनडीए 225 पेपर 1 और जो पेपर 2 होने वाला है सितंबर में। आप जब पेपर 2 देने जाओगे तो पेपर 1 का पता होना चाहिए कैसा पैटर्न आया है। और जो कि मैं फिजिक्स पार्ट आपको सोल्व करवाने वाला हूँ, हम बहुत ही इजी वे में चलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनकी कैलकुलेशन लेंथी है, उनको भी बहुत ईजी वे में लेके चलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल ओसिलेट विद एन एंगुलर एम्पलीट्यूड 60 डिग्री एंड टाइम टी। लेट टी नोट, हमें दिया हुआ है टी नोट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी विद अ टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल एंगल। ये खुद ही क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ये जो टाइम पीरियड है, ये जो फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है, ये लगता ही एलिजिबल है स्मॉल एंगल के लिए। और क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और ये एलिजिबल है स्मॉल एंगल के लिए। तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। अब सीधा सीधा बात यह है, जब एंगल पेंडुलम का जो एंगल है जब वो इंक्रीज हो रहा है तो पेंडुलम को अपने मीन पोजीशन पे आने के लिए भी टाइम लगेगा। और ऑप्शन आप देख सकते हो। ठीक है, जो टी होगा 60 डिग्री का, टी विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन टी नोट। तो इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन ए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two forces of equal magnitude simultaneously act on a point. It's observed that the resultant force is equal to the magnitude of individual forces. Which of the following statement is correct? According to question हम डील करते हैं कैसा दिया हुआ है। फिर दो स्टेटमेंट हैं, मैच करके देखेंगे किसके साथ हमारा मैच कर रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और दोनों के दोनों फोर्स की वैल्यू जो है वो सेम है। अब आप सोच रहे होगे किसको नेगेटिव लें किसको पॉजिटिव लें, या फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर हम वैसे ही मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, इसका टेंशन नहीं लेनी। तो सीधा क्लियर है, F1 F2 जो F के बराबर दिया हुआ है और जो इसका रिजल्टेंट है वो भी F के बराबर दिया है। तो हम वेक्टर एडिशन लगा के देख लेते हैं। F इज इक्वल टू F1 स्क्र प्लस F2 स्क्र प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अभी हमने जैसे की जैसे बात की थी, F1 F2 दोनों की वैल्यू F के बराबर है। जो हम पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा F स्क्र प्लस F स्क्र प्लस 2F स्क्र कोस थीटा। 1F स्क्र हमारे पास आ जाएगा 2F स्क्र प्लस 2F स्क्र कोस थीटा। 2F स्क्र हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 2F स्क्र 1 प्लस कोस थीटा बाय। यहाँ से दो वे है सोल्व करने का, मैं आपको इजी वे में चलूंगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या अप्लाई करते हैं, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 कोस स्क्र थीटा बाय 2। वो करोगे तो ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं तो ईजी रहेगा। ये बनेगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड F स्क्र इज इक्वल टू, इसका भी जब हम करेंगे 2F स्क्र 1 प्लस कोस थीटा तो स्क्वेयर से रूट तो गया, हमारे पास जो बचा वो बचा F स्क्र इज इक्वल टू 2F स्क्र 1 प्लस कोस थीटा। F स्क्र से F स्क्र हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते अंदर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे भी, हमारे पास बचेगा 2 प्लस 2 कोस थीटा। 2 इधर आ जाएगा तो बनेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा। तो 2 करेंगे इधर डिवाइड तो -1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। -1/2 कोस थीटा ये होता है हमारा 120 डिग्री पे। ठीक है,
और अभी जो वैल्यू इसने दी हुई है वो दी है 2 पाई और पाई/3 की फॉर्म में। आप सभी को पता है पाई हमारे पास होता है 180, ठीक है। तो 180/3 करेंगे तो ये बनेगा 60 और ये हमारे पास बन रहा है सेकंड ऑप्शन 2 पाई/3। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास क्लिक हो रहा है सीधा ही सीधा। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, द एंगल बिटवीन द इंडिविजुअल फोर्स के बीच में आ रहा है 2 पाई/3। अब पहला भी चेक कर ले देते हैं, द एंगल बिटवीन वन ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स एंड द रिजल्टेंट। अब हमें क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट जो इन दोनों का आया वेक्टर का, ये दो वेक्टर थे एफ और एफ, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आया हुआ है 2 पाई/3 एंगल जो बन रहा है इन दोनों के साथ। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो इसका हाफ कर देते हैं हम, 2 पाई/3/2, ये बन जाएगा हमारे पास पाई/3। पाई/3 बनेगा हमारे पास 63। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर आने वाला है हमारे पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A solid of mass m has temperature dependent specific heat Ct is equal to C naught alpha T, where C naught and alpha both are constant. C naught is the initial specific heat. The solid is heated from T1 to T2. Which of one of the following correct expression for the quantity of heat for solid mass? तो हमें पता है जो हमारे पास Q निकलेगा, Q इज इक्वल टू एम टी, ये होता है हमारे हीट के लिए। तो हम C की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास गिवन है, Q इज इक्वल टू एम टी नोट प्लस डी टी प्लस अल्फा टी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हमने क्या करना है दोनों को, और इंटीग्रेशन टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक है, T1 से लेकर T1 से लेकर T। अब इन दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। क्लियर हो रहा है कि T1 से टेम्परेचर T2 तक जा रहा है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये बनेगा हमारे पास m, मास कांस्टेंट है T1 T2 T नोट डी टी प्लस T1 T2 अल्फा टी इंटू, अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं इसको। हमारे पास पहले का एक्सप्रेशन जो बनने वाला है वो बनेगा m डी टी का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और बनेगा T20 प्लस अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा बाजेगा बाहर, हमारे पास बनेगा इसका T²/2 इंटू अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, C नोट अपर लिमिट माइनस अल्फा 2 को हम ले लेते हैं अल्फा 2 स्क्वायर, ये वाले एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं माइनस में T1 स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा T1 प्लस T2 माइनस में, जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम कॉमन ले लेंगे m T2 माइनस T1 आ जाएगा कॉमन, हमारे पास अब आ जाएगा m T नोट प्लस अल्फा/2 और अंदर बचेगा हमारे पास पल्स वाला पार्ट T1 प्लस T। सर आप खुद ही मैच कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, धीरे धीरे चलना है, जो गिवन है हम वो लिखेंगे और उसी के साथ हम उसके आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करें। इन सर्टेन परसेंट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस इज गिवन बाय पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है कांस्टेंट, ये गिवन ही है, यहीं से सॉल्व करेंगे। पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू हमने मान लिया के कांस्टेंट, और आई अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस हमारे पास पीवी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। अब ये हम क्या करते हैं, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेते हैं। P की वैल्यू बनेगी K अपॉन में V स्क्वायर, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में आइडियल गैस का।
कर दो। पी की वैल्यू है हमारे पास के अपॉन में वी स्क्वायर इंटू में वी इक्वल टू एन आर टी। एक वी से वी गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा के अपॉन में वी इक्वल टू एन। ये वाली सारी टर्म हमारे पास है कांस्टेंट, तो हमारे पास बना 1/v इक्वल टू टी। अब जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन में देखा हम लिखते हैं T1v1 इज इक्वल टू T2v2, T1 बाय में T2 इज इक्वल टू V2 बाय में V1। टेम्परेचर 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर Question number next, for a object in a gravitational field, the gravitational potential is same at 2 point A। हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट A और पॉइंट, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो सेम है, बट द ग्रेविटेशनल फील्ड सेम नहीं है। एट दिस 2 पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? तो वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पे वर्क डन की ही बात, यहाँ पे भी वर्क की बात कर रहा है, यहाँ पे भी वर्क की बात कर रहा है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन सी, ग्रेविटी मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव। जो ग्रेविटी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, मतलब कि वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती। ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही है। तो हम पहले वर्क निकाल लेते हैं, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं क्या है। वर्क का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, और वर्क का फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू वी इंटू में क्यू। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दोनों का सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ लगा रहे, तो क्या बनेगा? पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A इंटू में क्यू। और क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल दोनों पॉइंट का क्या है? सेम है। तो पोटेंशियल जब सेम रखेंगे, या VA को VB के बराबर रखो या VB को VA के बराबर रखो, तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है वो 0 के ही बराबर होने वाला है। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा, तो ऑप्शन डी, नो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो वो कोई वर्क डन नहीं करेगा कि उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो सेम है। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आंसर के बेस पे देख के क्लिक करने होते हैं। हम सोचे कि क्वेश्चन देख के हम डिटेल में करने लगे, उसके बाद हमें आंसर नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद एक बार ऑप्शन पे नजर मार लो कि किस वे में और किस वे से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और किस वे में एंडिंग करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें पूछ रहा है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, पहले हमें रीड करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट उस एक्सप्रेशन को हमें वहां पे लेके जाना पड़ेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो सबसे पहले एक तो क्लिक हो रहा है कि हमें फोर्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी फोर्स की बात कर रहा है, साथ साथ में बात कर रहा है वो मोमेंटम की, तो P भी निकालना है, क्लियर ये हो रहा है। तो इन दोनों पे ही क्वेश्चन ये घूम रहा है। तो पहले फोर्स हम निकाल लेते हैं। फोर्स निकालने के लिए F फिजिकल टू हमारे पास होता है ma, और मोमेंटम होता है P इजिकल टू में mv। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम? एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, हमारे पास पोजीशन दी हुई है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तुम सबको ये याद होगा, अगर हमारे पास कोई पोजीशन है, अगर मैं उस टर्म को डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को मिलती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को मिलेगा एक्सेलरेशन। तो हम यही काम करने वाले हैं। अगर इसका उल्टा करें, एक्सेलरेशन गिवन है, हमें चाहिए वेलोसिटी, तब हम करते हैं इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से पोजीशन में पहुंचना है तब हमको फिर भी क्या करना पड़ता है, तो हम पोजीशन से जा रहे हैं वेलोसिटी पे, वेलोसिटी से जा रहे हैं एक्सेलरेशन पे, तो हम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस टर्म को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू, हम करने वाले हैं v निकालने वाले हैं डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी। ये हमारे पास बनेगा, पावर आगे जर्नल याद होगा आपको, x की पावर n, पावर आगे एक्स एन माइनस वन, ये बनेगा हमारे पास 2 आगे 3t स्क्वायर इंटू में 2 माइनस 1 बचा 1 आई कैप। ये है क्वेश्चन हमारे पास रूट में। दूसरा बनेगा हमारे पास 2t, 2t की पावर 1 है, पावर आएगी आगे 2 इंटू में t,
1 माइनस 1 बनेगा 0, किसी की भी पावर 0 होगा तो 1 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ, और यहाँ पे हमारे पास टी है ही नहीं, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था तो ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे बन जाएगा 0। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास आगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको dv बाय dt, एक और बार वेलोसिटी को क्या करने वाले हैं हम, डिफरेंशिएट। तो फिर दोबारा से करना है, पावर आगे में बनेगा 4√3 आई कैप, पावर में से माइनस करेंगे, प्लस ये होने वाला है हमारे पास 0। तो हमारे पास आई कंपोनेंट रह गया। और फोर्स हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो हमारे पास क्या बनेगा, F इज इक्वल टू एम, प्रेजेंट गिवन, एम गिवन नहीं है तो ऐसे रखते हैं। और एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 4√3 आई कैप। और मोमेंटम जो हमारे पास बनेगा P इज इक्वल टू में एम वी, एम इंटू में v का कंपोनेंट बनेगा हमारे पास 2√3 टी स्क्वायर की पावर 1 आई पावर 1 टू में आई कैप। और साथ में हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, तो मोमेंटम के अंदर तो आ रहे हैं हमारे पास आई कैप और जे कैप, दो कंपोनेंट आ रहे हैं। बट फोर्स के अंदर हमारे पास आ रहा है एक ही कंपोनेंट। तो हम देखते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पैरेलल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं दो और यहाँ पे आ रहे हैं एक, तो ऑप्शन गलत है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, ना ये भी पॉसिबल नहीं है। पार्टिकल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पार्टिकल कर रहा है मूव। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज नॉट पैरेलल टू द इंटरस्टेनियस मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो हमारे पास ऑप्शन आने वाला है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बॉल ड्रॉप की गई, एक बिल्डिंग की हाइट थी h, ठीक है, और उसको हम ग्राउंड फ्रेम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। एक और है अनदर फ्रेम s डैश, उससे भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस मूविंग अपवर्ड। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और उसको दूसरे फ्रेम से चेक कर रहे हैं s डैश से, ठीक है। एक हो गया s और एक हो गया दूसरा फ्रेम हो गया s डैश। द बॉल हैज इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी v pertaining to the change in kinetic energy of the ball from releasing in just before hitting the ground as measured in frame s and s separately, which of the following is correct। तो पहले हम देख लेते हैं बात क्या कर रहा है, वेलोसिटी के बारे में, फ्रेम के बारे में। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। डेल्टा के इज द सेम इन, वो कह रहा है डेल्टा के दोनों फ्रेम के लिए सेम रहेगा। तो सबसे पहले बात है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जो भी W हमारे पास बनेगा ये भी चेक कर लेते हैं हम। W इज इक्वल टू एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाइट है तो। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है हाइट के ऊपर। यहाँ पे हाइट, क्वेश्चन में हाइट की बात तो की नहीं जा रही है। अब सीधा सीधा तुम्हें सीधा आंसर दिख रहा होगा, जो W है वो डिपेंड कर रहा है हाइट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हाइट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो बात कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। तो जब W ही नहीं चेंज हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्यों चेंज होगी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो डेल्टा के इज सेम इन द बोथ द फ्रेम, मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ फ्लोटिंग बॉडी इज एन स्टेबल स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा है और बायोएंसी की बात कर रहा है, एक लास्ट ऑप्शन में बात कर रहा है वो मैटर सेंट्रिक। पहले इन पोजीशन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कितनी पोजीशन होती है, एक होती है स्टेबल, एक होती है अनस्टेबल, एक होती है हमारे पास अनस्टेबल। में क्या होगा, लेट्स सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है कर्व ऐसे, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ फेंका है, वो यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, जब तक उसके पास एनर्जी है वो अप डाउन कर देगा, और जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म होगी वो आगे अपनी पोजीशन पे हो जाएगा स्टेबल। तो स्टेबल की कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास अनस्टेबल की। अनस्टेबल की कंडीशन में क्या होने वाला है, मान लो इसको मैंने कर्व को ऐसे रख दिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, भाई ये दोबारा तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ जाएगा और ग्राउंड पे चला जाएगा। इस कंडीशन में हो गया अनस्टेबल, अपनी पोजीशन से ही हट गया।
न्यूट्रल का मतलब है, बल्कि मैंने अब ऑब्जेक्ट को रख दिया ग्राउंड पे, ठीक है, वो वहीं पड़ा रहेगा, अगर फोर्स लगेगा तो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, स्टेबल की कंडीशन पूछ रहा है। तो मान लो स्टेबल की कंडीशन के अंडर में क्या होता है, हमारे पास वाटर है एक, और यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है। तो बॉडी का जो ग्रेविटी होगा वो सेंटर में ही लगने वाला है जी, वायंसी भी यहाँ लगने वाला है, और उसका मैटर सेंट्रिक। अगर एक ऑब्जेक्ट हो गया किसी एंगल के साथ, हो गया टिल्ट, ऑब्जेक्ट हो गया बस टिल्ट, तो उसकी ग्रेविटी तो रहेगी सेंटर में ही। अब जो उसका बायंसी वाला फोर्स था, बायंसी वाला फोर्स क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में इमर्ज करते हैं तो वाटर उसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लगाने की कोशिश, उसी को हम बायंस फोर्स बोलते हैं, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो उसका जो बी था अब वो शिफ्ट होके इस साइड आ गया, कॉमन में बोल दिया है बी डैश, का मेटासेंट्रिक पॉइंट है यहाँ पे। अब मैं सी के साथ जब इस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मर्ज कर रहा है, मतलब कि जब टेबल की कंडीशन अराइज होगी, अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड फोर्स लगाने की कोशिश, बायंस इसको बैलेंस करने की ऊपर कोशिश कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट ऐसे टिल्ट रखा हुआ है, तो बायंस फोर्स इधर से फोर्स लगाएगा और ग्रेविटी लगाएगी फोर्स इधर से, तो वो ऑब्जेक्ट अपने पार्ट पे बैलेंस रहेगा, वो डूबने की कोशिश नहीं करेगा। तो यही वाली कंडीशन यहाँ इस केस में हो रही है स्टेबल की कंडीशन में। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, जो मेटासेंट्रिक पॉइंट है वो ऊपर है, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज अबव इट्स सेंटर ऑफ बायंसी, ऑप्शन नहीं है तो नहीं है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज बिलो द सेंटर ऑफ द, बिलो भी नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ, कोइंसाइड नहीं कर रहा है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी बिलो है मेटासेंट्रिक पॉइंट से, तो ऑप्शन डी ही हमारे पास राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आ गया है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस्टेंट पावर मशीन पुल्स अ ब्लॉक ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ द ब्लॉक एंड द टाइम, बी और टी के बीच में रिलेशन पूछ। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है हम एफ इन, तो वर्क का फॉर्मूला एक तुम्हें याद है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में होता है हमारे पास टाइम, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे चले जाओ, दोबारा से हम अब चलेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास आएगी वो आएगी वी, कि ये वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे, तो वर्क बन गया एफ डॉट वी, ये वैल्यू फिर से यहाँ पुट करेंगे, पावर इज इक्वल टू में एफ टी बाय में, टी से टी गया, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला इन केस ऑफ फोर्स प्रेजेंस में हमने निकाल लिया है, एफ इन आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या करना है हमारे पास, एक्सेलरेशन इक्वल टू बनेगा हमारे पास डी वी बाय में डी टी, ताकि ये सेम एक्सप्रेशन हो जाए। तो पी इज इक्वल टू एम में, और P इज इक्वल टू एम इंटू में डी वी बाय में डी टी, इंटू में V, डी टी जाएगा उधर, M भी जाएगा उधर, कॉन्स्टेंट है, P बाय में M बनेगा इन टी, ये बन गया हमारे पास V इंटू डी वी। ये टर्म बनने वाली है T इज इक्वल टू वी स्केयर बाय में टू आ जाएगा इधर, टू वैसे भी कॉन्स्टेंट है, टू इक्वल टू वी स्केयर इधर आके आएगा रूट टू इंटू स्केयर, तो हमारे पास टी स्केयर इज, तो यार रूट में ही लिख देते हैं, फिर जाकर ऑप्शन सेम दिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a very large container consists of a ideal gas, the speed of sound, गैस x स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी बाय में,
व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल, प्रेशर को डबल कर देंगे। कीपिंग द टेम्परेचर को क्या रखना है हमें, कांस्टेंट। स्पीड ऑफ साउंड नाउ बिकम वाई, अब जो चेंज होके ये हमने दिया है पैरामीटर, इसको चेंज करके हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होगी वाई। तो हमें रेशो निकालना है। सबसे पहली बात, इस एक्सप्रेशन में देखो ना प्रेशर है ना टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात है बट टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट, और जो प्रेशर है वो 2 टाइम कर देंगे। ये एक्सप्रेशन स्पीड ऑफ जो हमारे पास है साउंड वो प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, सेम ही एक्सप्रेशन बनेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास हो गया x, और जो y भी आएगा वो हमारे पास आने वाला है r√RT/m। तो रेशो निकालना है x बाय वाई को, जब सेम वैल्यू को डिवाइड करोगे तो 1:1 ही आने, तो 1 आंसर आएगा इसका ऑप्शन में। कुछ क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी मिलेंगे, ठीक है। हम इससे पिछला पेपर भी करेंगे 225 वाला, ये 2 का, तो इससे भी मतलब कि क्या बोले उसको, हलवाई पेपर है, मतलब ये तो कुछ हार्ड है, कैलकुलेशन भी है इसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही एनडीए का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन और क्वेश्चन की डिमांड वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लगे। A person jump from a height on a soft sand. Which of the following correct reason less likely injury to the person? कि ऐसा चॉइस करना है। अब तुम्हें याद होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय में एरिया, ये है एक। दूसरा हमारे पास सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, यहाँ नहीं कर पाएंगे। एक और होता है, चेक डेफिनेशन पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। लेस इंजरी के लिए क्या होना चाहिए, जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सैंड इंक्रीज करता है टाइम इम्पैक्ट को, ठीक है। जैसे हम सैंड के ऊपर जंप करेंगे तो सैंड क्या करेगा, टाइम इम्पैक्ट को बढ़ाएगा, टाइम इम्पैक्ट को बढ़ाएगा तो वैसे ही फोर्स की वैल्यू कम होगी, और जब फोर्स की वैल्यू कम होगी तो चोट भी कम लगने वाली है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस फार बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फार बियॉन्ड सेंटर से भी, और मिरर है हमारे पास यहाँ पे, कनकेव मिरर बना लिया, ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका हाफ हमने लगा लिया फोकस। वो कहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर। अरे बियॉन्ड द सेंटर एक ही कंडीशन होती है, 10th में पढ़ा है हमने, इन्फिनिटी की कंडीशन होती है। इसका मतलब जो लाइट है वो इन्फिनिटी से आ रही है, और जब लाइट इन्फिनिटी से आने के बाद मिरर से टकराने के बाद कहाँ से फॉल कर पास करके जाती है, फोकस, ये गई फोकस। तो जो इमेज है वो बनी यहाँ पे। अब आंसर देखते हैं हम, इसकी डिमांड क्या है। द इमेज विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, कह रहा है जो इमेज बनी वो सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करेगी, ना भाई ना। द इमेज विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स द फोकस, जो इमेज है वो कहाँ की तरफ एक्सेलरेट होने की कोशिश करेगी, फोकस पे। तो आंसर इसका जो आने वाला है वो है ऑप्शन बी। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, द इमेज विल एक्सेलरेट टुवर्ड द, नहीं यहाँ पे भी नहीं बन रही है, यहाँ तो वैसे भी केन कनकेव में इमेज नहीं बनती। द इमेज विल मूव विद द कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स द फोकस, कांस्टेंट स्पीड, ये भी आंसर है हमारे पास, एक्सेलरेट। नेक्स्ट चलते हैं हम। अ पार्टिकल इज मूव फ्रॉम अ पॉइंट एक्स टू, एक पार्टिकल को एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक मूव करवा दिया, फोर्स फील्ड होगी वहां पे कोई। द वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। हम आंसर देखते हैं, वही है, ये भी वर्क डन। तो वर्क एनर्जी क्या होती है, वर्क एनर्जी इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक, मतलब कि जितनी उसकी एनर्जी चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली डिपेंड होगी वर्क पे ऊपर, जितना वर्क हो रहा है। या ये मान लेते हैं जितना वर्क हो रहा है वो सारा का सारा स्टोर्ड हो रहा है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो द फोर्स इज कंजर्वेटिव, हाँ फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, फोर्स फाइनल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, का पाथ के ऊपर। फोर्स इज कांस्टेंट, ना फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। द नेट वर्क जो है वो अब इक्वल हो रहा है किसके, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि क्या अगर हम पार्टिकल को एक पॉइंट एक्स से वाई पे मूव करवाया फील्ड के अंदर में, और वर्क डन जो हो रहा है वो चेंज इन काइनेटिक पे डिपेंड कर रहा है, वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, वेलोसिटी मस्ट बी ऑलवेज इंक्रीज। 1 year at a planet, 1 year at a planet
8 times as larger as compared to the 1 year the Earth. Which one of the following is correct about the planet? कुछ ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बात कर रहा है केपलर्स लॉ की ग्रेविटेशन में। ठीक है, हमारे पास 3 लॉ होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू जो गिवन है। वो बोल रहा है 1 ईयर एट अ प्लानट 8 टाइम, 1 साल प्लानट पे 8 टाइम एज लार्जर कंपेयर टू द, जो टाइम पीरियड है प्लानट का वो 8 टाइम लार्जर है किससे, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। तो टाइम की हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे बात कर रहा है साथ साथ में वो रेडियस की भी बात कर रहा है। तो पहला तो है नहीं, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिट ट्वाइस द कंपेयर टू द अर्थ, तो रेडियस की बात कर रहा है। तो केपलर्स थर्ड लॉ है, वो होता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर। ये हमारा टिल्टेड बना लिया हमने इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हमारी माइनर एक्सिस होती है और ये वाली हमारी मेजर एक्सिस होती है। तो ये बनेगा हमारे पास टी पी बाय में टी ई की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो बनेगी 8। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड हम रख लेते हैं, यहाँ पे बनेगा हमारे पास टी पी बाय में टी ई अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी बाय में आर ई की पावर 3 की वैल्यू बनेगी 8 का स्क्वायर, तो होगा हमारे पास आर पी बाय में आर की पावर अर्थ, तो जगह 64 और पावर 3 इधर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, आर पी बाय में आर, हम पावर की फॉर्म में अगर लिखें कि हमारे पास बनेगा 4 की पावर 3, तो यहाँ पे भी आ रही है पावर 1/3 पर उठ के, तो आर पी बाय में आर ई, 3 से 3 गया कैंसर। तो रेडियस जो होगा प्लानट का, ठीक है, अब वो 4 टाइम हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। सेमी मेजर एक्सिस ऑफ प्लानट ऑर्बिट इज सेम एज, नहीं, जब सेमी मेजर एक्सिस चेंज हो रही है तो भाई सेमी मेजर एक्सिस ऑफ प्लानट ऑर्बिट इज ट्वाइस नहीं है, तो कहाँ पे हमारे पास 4 टाइम, ये रहा। तो सेमी मेजर एक्सिस होगी प्लानट की वो 4 टाइम हो जाएगी कंपेयर टू द दैट ऑफ द अर्थ। अ लाइटनिंग रोड विद शार्प, एक लाइटनिंग रोड है, कंडक्टर हमने बना ली चोंच सी, ठीक है, इस पे चार्जेस आ गए, मान लो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, शार्प पॉइंट है वो रिड्यूस करता है डैमेज रिस्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रीजन फॉर इट। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमारे पास बाहर खंबे लगे होते हैं, ठीक है, उस पे जो वायर्स लगी होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, वहाँ पे डिस्चार्ज होता है। एक्चुअली क्या होता है, हाई वोल्टेज जाती है वायर्स के अंदर, हाई वोल्टेज जाने की वजह से क्या होता है, जो वायर्स है अपने नियर बाय में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेती है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की वजह से क्या होता है, अब जो उसके आसपास की जो वायर है, मतलब कि वायर के आसपास, अब वो भी क्या होने वाली है, माइनस। का मतलब क्या आ रहा है, जो हाई वोल्टेज जाने के बाद कंडक्टर में जो नियर बाय हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से जो नियर बाय की एयर है वो आयनाइज होगी, मतलब कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लो होने लग गया। ठीक है, तो यही हो रहा है, मतलब कि एयर में पास कर देता है, शार्प टिप रिड्यूस करता है लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड को, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, यही है एक ऑप्शन है। इट इनहांस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रमोट कंटिन्यूस कोरोना डिस्चार्ज। तो इसी को, इस टॉपिक का जो नाम है, इसका नाम ही हमारे पास कोरोना चार्ज, मतलब कि जो शार्प एंड निप पॉइंट होता है हमारे पास, उस पर जब चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं और उसके आसपास की जो एयर होती है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से वो एयर को भी आयनाइज करता है और अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है, मतलब कि प्रमोट करता है और कंटिन्यूसली वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज होता है। तो ऑप्शन आएगा सी। पेरिस्कोप यूज टू प्लेन मिरर प्लान। पेरिस्कोप पता है आपको कैसे होता है, पेरिस्कोप हम यूज करते हैं जैसे सी मर्ज है, हम अंदर गए हैं पानी के अंदर और हमें कुछ बाहर का ऑब्जेक्ट देखना है, अरे सुन, ये होगा पेरिस्कोप, हम यहाँ से देखेंगे और यहाँ
दिखेगा। इफ द ट्यूब ऑफ पेरिस्कोप इज फिल्ड विद, इसमें वाटर फिल्ड कर दी। और यहाँ पे तुम्हें याद होना चाहिए, यहाँ पे ना हमने 8th क्लास के अंदर पढ़ा है, यहाँ पे 2 मिरर लगे होते हैं और उनका एंगल होता है 45, क्वेश्चन के अंदर भी बोल रहा है। क्योंकि जैसे हम देखेंगे जो लाइट फॉल करेगी वो 90 डिग्री साथ यहाँ पे और सीधा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लाइट फॉलो स्ट्रेट पाथ। अब उसके अंदर फिल कर दिया है भाई लिक्विड, मतलब कि कुछ फिल कर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड जिसकी वैल्यू है 1.5। अब तुम्हें सीधा सीधा बात याद होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। रिफ्लेक्शन के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या पढ़ा है, और यहाँ पे हम यूज ही प्लेन मिरर कर रहे हैं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने 10th में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, वो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, बट जो पेरिस्कोप है वहाँ पे होती है रिफ्लेक्शन। तो सीधा सीधा पॉइंट क्लियर हो रहा है, मतलब कि जो इमेज बनी है, ठीक है, उसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इमेज विल बी रिमेन अनचेंज। इमेज जो बन रही थी, हमें मेरे को अंदर से पहले जो दिख रहा था उसमें पानी डालो, एयर डालो, ठीक है भाई, बंद करने की कोशिश मत करना, रेत डाल दी तो बंद ही हो जाएगा, फिर तो दिखेगा नहीं, तो हम बाहर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। It has been observed that mirror always form a image between pole and focus। एक चीज ऑब्जर्व की जा रही है, दोनों मिरर बना लेते हैं, बात कर रहा है हमारे पास, वो ऑब्जर्व कर रहा है जो इमेज में, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर कर्वेचर हो गया, पोल फोकस सेंटर, वो बार बार ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखूँ तो इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर पे रखूँ तो इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखूँ इन्फिनिटी पे रखूँ तो इमेज इन दोनों के बीच में बनने वाली है। तो कह रहा है रिस्पेक्टिव टू द लोकेशन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ। देखो कनकेव के केस में क्या होता है, सिंबल है, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फोकस है बनती है, बियॉन्ड सी होता है तो हम इनके बीच में बनती है, सी पे होता है तो सी पे ही बनती है, इन बिटवीन ऑब्जेक्ट होगा सी एंड एफ के तो जो इमेज बनेगी वो हमारी बनेगी सी के पीछे। जब एफ पे आ जाएंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज बनने वाली बिहाइंड द मिरर, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसका आंसर ना कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर होगा नहीं, ठीक है। प्लेन मिरर की बात फोकस कुछ होता ही नहीं है, फोकस और वो देखे तो हम। दूसरा कनकेव मिरर होगा, कनकेव मिरर नहीं होगा, कनकेव मिरर होगा ही नहीं। हाँ, जब यहाँ पे कन्वेक्स की बात करें, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज यहीं बनेगी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में होगा तब भी इमेज यहीं बनने वाली है, तो इसका ऑप्शन आना है, इसका कन्वेक्स मिरर। अभी धीरे धीरे मजा आएगा जब धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन हार्ड है, एक्सेप्ट के साथ है, पर धीरे धीरे साथ में जब मैं कर रहा हूँ, पेन और कॉपी लेके साथ साथ नोट डाउन करोगे और उसको ट्राई करोगे कुछ सॉल्व करने के लिए, तो आपकी भी हैबिट बन जाएगी। वट इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्काई डाइवर ऑफ मास 60 kg who's falling at the uniform speed of। अपवर्ड फोर्स लगाया F इजिकल टू, यहाँ पे फोर्स तो जीरो बोल रहा है, ये वाला पार्ट तो हमारे पास गया, F इजिकल टू में m की लगाते हैं, ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स लगे तो हमारे पास F दिया है, मास कितना दिया है 60 kg, ठीक है, की वैल्यू हम क्या यूज कर लेते हैं 0.8, F इक्वल टू 60 इंटू, ये बनेगा हमारे पास 5, यहाँ पे इसकी वैल्यू का कोई फायदा ही नहीं है, जीरो हो गया, लगाएंगे F इक्वल टू एम जी, हमारे पास आंसर आएगा 5। विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द ह्यूमन आई सेंसिटिव टू, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख रहे हैं हमारी आज, तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में होती है उसके मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन दिया है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी आई से दोनों को डिटेक्ट कर सकती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को, या इन्फ्रा पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो ऑप्शन आएगा नहीं, तो इसमें क्योंकि दो ही पार्ट है, तो जो हमारी आईज है वो देख पाती है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को। हाँ, क्योंकि क्या होता है, हमारे आइज में रोड और कोन शेल होते हैं और उसमें एक प्रोटीन होता है ऑप्सिन,
और जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्ट को हिट करती है तो माइंड ब्रेन के अंदर एकदम से मैसेज आता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक में भी ऐसे होता है, पर वो इतना सिग्नल वीक होता है कि वो ब्रेन के पास पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसीलिए इसके केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलते हैं। हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट टाइम 225 NDA फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए।